आपको अगर ब्रेन फोग है, यानी कि आपको डिसीजन डिले हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता यार क्या करूं, या आपके दिमाग में आता है यार मैं सुबह उठाऊं तो क्यों उठाऊं, या थका थका रहता हूं मैं, या कुछ क्रिएटिविटी आपके दिमाग से एकदम खत्म हो गई है कि आप नया कुछ सोच ही नहीं पा रहे। इन सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, बहुत ईजी सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ पर ना एक छोटा सा चावल के दाने से छोटा सा एक सेंटर है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो ग्लैंड आपकी पूरी बॉडी को चलाती है। जब हम ब्रेन पावर की बात करते हैं तो सब लोग आइडियल मानते हैं इलॉन मस्क, स्टीव जॉब, मतलब वो जिस लेवल का सोचते हैं, क्या उनका सोचने का तरीका या क्या उनके ब्रेन के पावर सच में हमसे अलग है? जितने भी ऐसे लोगों को देखा है, चाहे स्टीव जॉब्स हैं, एलन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, तो नॉर्मली ये लीक से हट के सोचते हैं। कोई ऐसी टेक्निक जिससे मैं वो वापस से एक्टिविटी करने में वापस मोटिवेट हो जाऊँ? EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो आप टैप जब करते हैं, ये टैप करने से यहाँ पर थाइमस ग्लैंड है, उसको शांति मिलती है। और साथ साथ अगर ये बोल देते हो आई एम ओके, 3 इडियट मूवी याद है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो क्या ये लेजीनेस क्या असली जड़ है हमारे काम ना करने की? बिल गेट्स ने कभी कही थी कि आई विल हायर दैट पीपल जो लेजी होते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था भाई कि जो लेजी होते हैं वो उनको पता है कि काम को कैसे निपटाना है, ख़त्म करना है और उसको इस तरीके से बनाना है कि दोबारा हमारे पास ना आए। 21 डेज हैबिट फॉर्मेशन की सभी लोग बात करते हैं, क्यों ये 21 डेज ही? 21 डेज पे बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है। तो हम हमारे बॉडी के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं, हम जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे बॉडी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारा दिमाग है, सबसे पावरफुल है, लेकिन हम उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें कैसे सोचना चाहिए, हमारी थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर मुझे तुरंत गुस्सा आ जाए, एंजाइटी हो जाए, ओवर थिंकिंग हो जाए, बॉस अगर चिल्लाता हो, वो मोमेंट पे कैसे मुझे कंट्रोल करना चाहिए, ये सारी ही चीज़ों पे आज के पॉडकास्ट में डिटेल में बात हुई है। और ये बात करने के लिए, आपको सारी चीज़ें सिखाने के लिए जो आज के हमारे गेस्ट है विकास नागरू जी, अब तक उन्होंने हजारों लोगों को ब्रेन पावर के ऊपर, मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर ट्रेनिंग दी है। एंड आई कैन बेट यू ये अब तक का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट है। अगर आप भी अपने ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि आपके अंदर भी वो सुपर पावर आ जाए जिससे आप खुद के ऊपर कंट्रोल ला सको और जो चीज आपको चाहिए उसे हासिल कर सको, तो आज का पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना। लेकिन उसके पहले मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज 85% से भी ज्यादा परसेंट लोग ऐसे हैं जो ये चैनल को वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे इंपॉर्टेंट गेस्ट को लाने में। सो भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द कन्वर्सेशन। Today's guest विकास नागरू जी। विकास सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं एक दिन पहले मैंने स्टोरी रखा कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके हैं ब्रेन को रिवायर करने के लिए या आपकी हैबिट्स को फॉर्मेशन करने के लिए, तो हज़ारों लोगों की कमेंट्स आई, तो मैंने सोचा कि वही सारे क्वेश्चंस आज आपके साथ हम यहाँ पर पूछेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर विरल भाई, हम तो काफ़ी टाइम से एक्साइटेड हैं, जब से पता लगा आपके साथ बात करनी है, तो दैट इज़ माय कम्प्लीटली प्लेजर कि यहाँ आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। सेम ईयर सर। सबसे पहले एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने कमेंट लिखा था कि भाई आपके क्या सवाल है पूछो हैबिट्स के रिलेटेड, तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि यार हम बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं, हमें काम करने का मन नहीं करता है। मतलब बहुत बार होता है कि अगर किसी ने कुछ काम दे दिया, लेकिन अभी आजकल थोड़ा ट्रेंड ऐसा है कि लाइक यार ठीक है आराम से मोबाइल से ऑर्डर कर देंगे सब कुछ। तो क्या ये लेज़ीनेस क्या असली जड़ है हमारे काम ना करने की, या इसको भी क्या हम रीवायर कर सकते हैं हमारे ब्रेन में? क्या बात है विरल भाई, आपका पहला क्वेश्चन ही बड़ा मतलब ब्लास्टर क्वेश्चन है। पहले तो हम ये समझते हैं कि लेजीनेस होता क्या है, क्योंकि लेजीनेस अलग चीज़ है, टालना यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन एकदम अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको काम करना उतना ही पसंद है जितनी उसकी दाल रोटी बढ़िया चले। वो सुबह ऑफिस जाता है, शाम को घर आ जाता है, उसके बाद अपना अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, सो जाता है, उसको उसमें मज़ा आता है। करेक्ट। अब यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसको लगता है यार ये क्या कर रहा है, तुम तो और भी कुछ कर सकते हो। अब वो उसको अपने चश्मे से देखता है, उसको लगता है यार ये आदमी टालता है, आलसी है, लेकिन उसका नेचुरल इनहेरेंट बिहेवियर यही है कि उसको ऐसे में मज़ा आता है। अब उस चश्मे से देखेंगे तो वो आपका लेजीनेस नहीं है, वो उसका तरीका वही है रहने का। तो लेजीनेस मतलब जब आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं है और उसको ना करने का गिल्ट नहीं है, तो लेजीनेस है। तो अगर आपको ये लगता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे पास ये रिसोर्सेज भी हैं, मैं आपको भी जानता हूँ, मेरे पास पैसे की भी दिक्कत नहीं है, मेरे पेरेंट्स भी अच्छे हैं, मेरे को स्किल भी है, सब कुछ है मेरे पास, फिर नहीं कर रहा हूँ, फिर उसे बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। तो यानी कि जिसको काम को ना करने के बाद गिल्ट आए
तो वो है टालना। जिसको गिल्ट ना आए वो है लेजीनेस। तो लोग इसको कई बार उस कहावत से जोड़ते हैं जो बिल गेट्स ने कभी कही थी कि आई विल हायर दैट पीपल जो लेज़ी होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था भाई कि जो लेज़ी होते हैं वो उनको पता है कि काम को कैसे निपटाना है, ख़त्म करना है और उसको इस तरीके से बनाना है कि दोबारा हमारे पास ना आए। और प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि मुझे काम करना है लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। मैं रात को सोचता हूँ कि कल सुबह ये काम करूँगा और अगले दिन मैं भूल जाता हूँ या वो इच्छा ही नहीं जगती कि मैं क्यों करूँ इसको। और फिर पूरा दिन निकल जाता है, रात को फिर वही साइकिल चलता है। तो ये ट्रैप में फंसे हुए हैं साइकिल में। लेकिन विरल भाई मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ, मैं चाहूँगा ऑडियंस पे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिख दें इसमें। क्या ये पता है आपको प्रोक्रास्टिनेशन आप कौन से वाले हैं, कौन से वाले प्रोक्रास्टिनेटर हैं आप? क्योंकि लोगों को लगता है काम टालना ही प्रोक्रास्टिनेशन है, ऐसा नहीं है। काम टालने के पीछे कई अलग अलग रीज़न हैं ब्रेन के अकॉर्डिंग। पहला प्रोक्रास्टिनेटर, आप इसको टाइप लिख लेना कि आप कौन से टाइप वाले हो। भी आपको प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए होता है, जैसे अब आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, आपने किसी को बोला यार ये फील्ड जॉब है, बैंक का काम करके आना है, या ये सेल्स वाली टीम आपने उसको काम दिया। अब उसका जो इनहेरेंट बिहेवियर है यानी कि उसको जो ब्रेन मिला है उसमें वो पावर ही नहीं है, यानी कि पैरेटल लोब जिसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, उसमें वो ताकत ही नहीं है। उसको क्या लगेगा, हमेशा कंटाल आएगा, जाने में आफत आएगी, यार कौन जाए उठे। अच्छा उसके लिए क्या है, पहले मैं डेस्क से खड़ा आऊँगा, फिर मैं नीचे जाऊँगा, फिर जाके मैं अपना स्कूटर स्टार्ट करूँगा या कार स्टार्ट करूँगा, फिर मैं ट्रैफिक में जाऊँगा, उसके बाद मैं बैंक पहुँचूँगा, फिर मैं लाइन में लूँगा, उससे पहले पार्किंग का झगड़ा हो रहा है। तो उसके लिए एक एक काम कैसा हो गया, टास्क हो गया। और ब्रेन की एक ही टेंडेंसी है, जब जब उसे ये लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा काम है वो उसे टालेगा। तो ब्रेन के पास एक ही काम है, आपको सेफ रखना, आपको खुश रखना। करेक्ट। तो उसके लिए वो कौन सा टालने वाला हो, क्योंकि उसकी फिजिकल एनर्जी अलाइन नहीं है तो उसको काम टालना है। तो उसकी गलती है क्या, गलती उसकी है एम्प्लॉयर की, किसने उसको चेक क्यों नहीं किया। यहीं अगर आपने उसको ये काम दे दिया कि भाई एक काम कर, यहाँ बैठे बैठे नेट बैंकिंग से कर ले, या यहाँ बैठे बैठे टैली सेल्स कर ले, या यहाँ बैठे बैठे ग्राफिक डिजाइनिंग कर ले, यानी कि डेस्क जॉब दे दिया, तो वही व्यक्ति जिसको टालने का दिक्कत हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, कंपनी की ग्रोथ भी नहीं हो रही, उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही, जैसे उसको आपने शिफ्ट किया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम है। आपके पास मैंने देखा आईपैड है या आईफोन भी है, मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, तो मैं चाह कर भी उसमें लगा नहीं सकता, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती करी, लगा तो दूंगा। वो वाला आपका जो चार्जर है वो है शायद 25 वाट का, मेरे वाला है 65 वाट का, तो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। तो क्या होगा, वो गैजेट भी ख़राब हो गया, वो तार भी ख़राब हो गई, वो चार्जर भी काम का नहीं रहा। तो आपस में हमने जब गलत चीज़ों को फिट किया तो झगड़ा होना तय ही है, यानी कि शॉर्ट सर्किट होना तय ही है, या आप अपनी उस पीक परफॉर्मेंस पे कभी पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है। इसमें एक और कैटेगरी आती है जिसे बोलते हैं बी कैटेगरी। वो कैटेगरी क्या है, उनका ना फिजिकल एनर्जी नेक्स्ट लेवल का है, गजब का है, तो वो टालते पता क्यों है, उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम कर तो लेंगे ही। अच्छा ये वो लोग हैं जो काम को तो हमेशा निपटाते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते, लेकिन कब जब सर पे पड़ जाती है और अंत में जाकर को पता है अभी विरल भाई ने बोला था क्वेश्चन बना के दे देना, या विरल भाई ने बोला था ये वाला एडिट कर देना, मैंने बोला एक, तो वो लास्ट तक टालते रहेंगे। अब पता 6 बज चुके हैं, अब डांट पड़ेगी, तो वो 5 बजे काम शुरू करेंगे। इसमें क्या समस्या हुई, आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। करेक्ट। यानी कि जो आप ऑप्टिमाइज कर सकते थे वो नहीं कर आपने, यानी कि आप आराम से घर से टाइम पे निकलते, 60 की स्पीड पे 70 की स्पीड पे गाड़ी चलाते, तो आप वातावरण का, एनवायरनमेंट का मजा लेते, राइड का मजा लेते, साथ में कुछ खाते पीते जाते। अब आपको पता आप लेट हैं तो आप चलाओगे 120 की स्पीड पे गाड़ी, या तो खुद ठुकोगे या किसी और को ठोकोगे। करेक्ट। क्यों, क्योंकि उनके ब्रेन ने उनको क्या बताया, हम काम तो कर ही लेंगे। तो ये प्रोक्रास्टिनेटर नहीं है, वापस यहाँ पर लेबल सही करते हैं, ये पुअर माइंड मैनेजमेंट वाले लोग हैं। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है। तो जितना भी अभी आजकल आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हो, तो वो एक गलत तरह का मिथ जा रहा है। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो और आप केमिस्ट के पास गए, केमिस्ट ने आपको, क्योंकि आपने बोला मेरे दर्द है, तो उसे दवाई दे दी, हिंदुस्तान में पॉसिबल है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो आपसे पूछता है आपके लोअर एब्डोमेन में है, अपर एब्डोमेन में है, किडनी की तरफ है, गैस का प्रॉब्लम है, स्टोन का प्रॉब्लम है, या कोई इन्फेक्शन का है, उस हिसाब से आपको मेडिकेशन दिया जाता है। क्योंकि हमने ये देखा ही नहीं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, बस मुझे किसी ने बताया अगर आप काम टालते हो तो प्रोक्रास्टिनेटर हो, तो भाई वैसी मेडिसिन मिलेगी, इसलिए आप पे कोई भी सॉल्यूशन काम करता नहीं है, तो आप प्रोक्रास्टिनेटर नहीं हो। इसी हिसाब से एक और कैटेगरी बनती है। अच्छा आप लिखते जाना कौन से वाले हो, ए वाले कि बी वाले, ये है सी कैटेगरी। इनके साथ एक अलग अलग लेवल का प्रॉब्लम है।
ये ना बैठे बैठे ख्यालों में खो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम, फेमस वर्ड है ओवर थिंकर, लेकिन ओवर थिंकिंग कहना गलत है। इसको हम नेगेटिव ओवर थिंकर बोलते हैं, यानी कि नेगेटिव लूप में फंसते हैं। हमारे ये फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। आपने मुझे बोला कि हम कल पॉडकास्ट करेंगे, और मैं बैठे बैठे एज्यूम कर रहा हूँ विरल भाई ये बोलेंगे, फिर हम ऐसी बातें करेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, यानी कि एक पॉइंट से मैं उसको अलग लेवल पे ले गया। बैठे बैठे यहाँ से यूएसए चला गया, यहाँ से बॉम्बे चला गया, यहाँ से मैं आपके कैफ़े में चला गया, हर जगह पहुँच गया। तो इसको क्या बोलते हैं, डे ड्रीमर। और जैसे ही वो धरातल पे, अच्छा ब्रेन को तो पता लगा आपने कर लिया, अब जब एक्चुअल में काम करने की बारी आएगी तो अंदर से एक्साइटमेंट नहीं होगा। तो आपने उसको ऑलरेडी वो वाले काम को कर दिया और वहाँ बैठे बैठे मज़े ले लिए। तो जिसको बैठे बैठे मज़े आते हैं उसको काम करने में मज़े नहीं आएंगे। तो ये प्रोकास्टिनेशन नहीं है। अगेन ये कौन से हैं, ये नेगेटिव ओवरथिंकर हैं, लूप में फंस जाते हैं, किसी एक बात को पकड़ के अटक जाएंगे। तो इनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, तो इनका सॉल्यूशन अलग है। तो ये भी प्रोकास्टिनेटर नहीं है। फिर लास्ट में एक और चौथे और आते हैं, जिनका एक जो डी कैटेगरी में आते हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ना हमेशा अपने बारे में पहले सोचते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और साथ में सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर नेक्स्ट लेवल के सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे विरल जी ने विकास जी बोला तो कर दूंगा, विकास बोला अब नहीं करूँगा, अब तो ईगो हट हो गया। और अपने आप को रीज़न भी दे दिया, यार उसने ना ढंग से बात की होती तो मैं कर देता, यार वहाँ जाके ना कोई फ़ायदा नहीं होगा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। वहाँ जाके क्या कैलकुलेशन निकली, 1 घंटा लगाएंगे आने जाने क्या इसमें, मैं वहाँ जाऊँगा आऊँगा पैसे लगाऊंगा, वह इतना फ़ायदा नहीं होता। यानी कि वो हर रिश्ते को अपने उसके अंदर कब देखते हैं कि क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, और इतना एनालिसिस करते हैं, फिर वो शिकार हो जाते हैं एनालिसिस पैरालिसिस के। ट्रू। तो फिर वो इतना एनालिसिस जब कर लोगे तो आपके पास कैलकुलेशन निकलेगी पेपर पे, इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आप उस काम को करोगे ही नहीं। तो आपको बैठे बैठे काम करना है, मतलब काम करना ही नहीं, आपने एनालिसिस इतना कर लिया। तो ये अलग तरह की प्रॉब्लम है, तो इसको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं, आप कौन सी हैं, फिर इसके ऊपर सोल्यूशन पे बात होगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। देखो कैसा है कि अगर मैं प्रॉब्लम्स देखो तो ये चारों 4 कैटेगरी फिट होती है, A B C D। मतलब ओवर थिंकर भी सब कंपनी में होते हैं, या प्रोकास्टिनेटर भी होते हैं, या अगर लाइक हमारी कंपनी में देखो तो ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक रहते हैं, अपने दायरे में रखते हैं। मैं थोड़ा सा उसका एक्चुअल रिजल्ट जानना चाहता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मेरी कंपनी में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, मैं कुछ भी काम दूंगा तो एक्स्ट्रा सोचेगा और लास्ट में होगा ही नहीं। या तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैंने टारगेट दिया है कि भाई महीने के एंड में ये इतना होना चाहिए, 30 तारीख तक आने में 2 दिन बाकी रहेंगे, 28-27 तारीख तक होंगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे, 2 दिन के अंदर पूरा 30 दिन का काम करने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली वो शायद हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए? अगर मैं एक ऑफिस पर्सपेक्टिव से भी देखूँ, एक एम्प्लॉयर या तो एक लीडर के तौर पे भी देखूँ, तो ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करूँ मैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये दोनों के काम आएगा, जो खुद एम्प्लॉई है और जो एम्प्लॉयर है, दोनों के पर्सपेक्टिव से हम बात कर लेते हैं। तो जो लगातार ओवर थिंकिंग में रहता है, यानी कि एक बात पे अटक जाता है, ओवर थिंकिंग मतलब ये है कि आप एक लूप में फंस गए। ओवर थिंकिंग अच्छी होती है, ब्लेसिंग्स हैं, कारण भी आपने मुझे एक सवाल पूछा, अब मुझे सर जवाब देना, तो मैं कौन से ब्रेन से दूंगा, जहाँ मेरे पास वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, मैं वहीं से तो जवाब दे पाऊंगा। तो ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझे कुछ कहा और मैं उस लूप में फंस गया, या मुझे कल किसी से बात करनी है, मैं उस लूप में फंसा हुआ, तो वो नेगेटिव है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है। अब मैं अगर एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से बात करूं, अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, या बैठे बैठे या उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि वो 100% काम कर सकते हैं, वो 30% ही काम कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में हम उनको एक ही बात बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ एक रूल बना लो, 1 वर्क एट 1 टाइम। यानी कि आप उनको एक इंस्ट्रक्शन देंगे, 4 काम नहीं बताएंगे। बैंक चले जाना, बैंक जाके काम करना, उसके बाद ये वाले बंदे से माल ले आना, उसके जाके उसकी पेमेंट कराना। अगर आपने 4 काम बताए, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक बार में एक काम बताना है। एक बार में एक काम बताया, उसको वो याद रहेगा। दूसरा, ऐसे लोगों को हमेशा पेन और पेपर पे बात करनी चाहिए, यानी कि जितना वो पेन पेपर पे आएंगे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कैंसिलेशन। अब लॉ ऑफ कैंसिलेशन क्या है, आपने मुझे 10 ऑप्शंस दिए, मान लीजिए मैं एम्प्लॉई के प्रोस्पेक्टिव से बात कर लेता हूँ, तो अब मेरे पास 10 तरह के थॉट्स हैं, ये करूं कि वो करूं, यानी कि ओवरवेलमिंग हो गया, भाई कितने काम करूं, इतने सारे काम हैं। तो वहाँ क्या लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगता है, पेपर पेन लगता है वहाँ पर। मेरे पास ये 10 काम है, इस 10 काम में मान लीजिए मुझे मार्केट का काम करना है, इसमें 2 घंटे लगेंगे। ये वाला काम मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि अभी ट्रैफिक का टाइम है, मैंने कट किया उसको।
फिर दूसरे वाले चॉइस पे आया कि ये वाले काम में मुझे अभी आधा घंटा लगेगा, इसको मैं चल फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले जाता हूँ। तो आपको ऐसे कैंसिल करते हुए आपको लास्ट में 3 ऑप्शन रखने हैं, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं। तो आपको पता रहेगा कि आपने क्या पहले 3 प्रायोरिटी पे करना है। जितने भी ज़्यादा लोग हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ लॉ ऑफ कैंसिलेशन। तो जितना पेपर पेन पे आओगे उतना आपके लिए आसान है। और जो आप लोग हैं यानी कि जो एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं, तो उनको बुलेट पॉइंट्स में बोलना चाहिए और स्लिप पे काम करना चाहिए, यानी कि हैंड रिटन या फिर कोई उनका टास्क जो बुलेट पॉइंट्स में आप दे दोगे तो याद रहेगा। अदरवाइज आपने बोला और याद रहे तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है वो। ये वाला प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व होगा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ये बहुत सटीक और एकदम डुएबल एक्टिविटी आपने बता दी। शायद ये हर ऑफिस में ऐसा होता रहेगा कि मेरे पास जो काम कर रहे हैं लोग, मैं 10 चीज़ें उसको बोलता हूँ, जब भी थॉट आता है तभी बोल देता हूँ कि भाई ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, लेकिन बाद में महीने के बाद में मुझे याद आएगा तभी, अरे मैंने तुझे ये बोला था, क्या हुआ। हाँ, क्योंकि आपने जिस वे में बोला, क्यों आपके पास आप फोकस्ड होंगे, लेकिन सामने वाला फोकस है या नहीं है मुझे तो पता ही नहीं ना। वो शायद हो सकता है किसी और जोन में हो और आपने जिसको काम बोला, हो सकता है वो डरा हुआ हो सकता है वो ओवरवेलमिंग हो सकता है वो किसी और ख्याल में हो, उस प्रोटेक्टिव जोन में ना हो। तो इसलिए जब लिखा हुआ होता है तो आपके 3 सेंसेस लग जाती हैं उसके अंदर। दैट इज़ योर विजुअल, आपने देखा तभी तो लिखा। फिर आपने जब देखा तो आप देखेंगे आप ममिंग करते हो, यानी कि बोलते भी हो। जब आप लिख रहे हो, स्पेलिंग लिख रहे हो तो ममिंग, यानी कि आपका टेम्परल लोब भी लग गया। फिर जब आप लिख रहे हो तो आपका पैराइटल लोब भी लग गया, यानी कि ब्रेन के तीनों हिस्से काम कर रहे हैं। अब कहाँ जाएगी, अब वो लिखा हुआ याद रहेगा, चांसेस उसके ज़्यादा हैं रिटेन होने के। तो वही अगर आपने लिखा हुआ और सामने वाले बुलवा दिया कि मैंने 3 काम क्या लिखे हैं वो एक बार बोल भी दे, तो उसने जब बोला तो उसको रिटेन रहेगा, उसको याद रहेगा। तो ये फ़र्क पड़ता है लिखने से। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ये बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट लर्निंग है इनिशियल फर्स्ट क्वेश्चन से ही। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलते रहेगी। और अगर आप आपको इसमें से कोई भी बातें कनेक्ट कर रही है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करते हो इतनी इंपॉर्टेंट गेस्ट को मुझे बुलाने में आसानी पड़ती है। अगर ये सबसे बेस्ट लर्निंग आपको लग रही है, ये चारों कैटेगरी को आपने ध्यान से सुना है, तो नीचे कमेंट में भी बता दो कि कौन सी कैटेगरी में आप या आपके कोई ऐसे फ्रेंड या कोई कलीग बिलोंग करते हैं, उसे टैग कर दीजिए ताकि हम उसका सॉल्यूशंस भी नीचे दे सके, क्योंकि आज ज़्यादा सॉल्यूशंस पे तो हम चारों कैटेगरी की बात नहीं कर पाएंगे। सर एक और बात आती है, जब भी हम ज़्यादातर लोगों से बात करते हैं कि यार आपको हैबिट फॉर्म करनी पड़ेगी, या आपको कोई एक चीज़ में डिसिप्लिन होना है, या कोई एक चीज़ में आपको, भले वो हेल्थ हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी चीज़ को आपको सुधारना है, 21 डेज़ हैबिट फॉर्मेशन की सभी लोग बात करते हैं। क्यों ये 21 डेज़ ही, मतलब एग्जैक्टली 21 डेज़ पे क्या दिमाग में चेंज होता है? मुझे डे 1 से डे 21 थोड़ा सा मुझे बताइए कि कैसे ये रिवायर होता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 21 डेज़ पे बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है, तो क्यों 21? क्यों 21? क्या होता है, ब्रेन ना हमारा बहुत बहुत स्मार्टली बना हुआ है। अगर इसको ब्रेन को छोड़ देते हैं कि ब्रेन कैसा है, हमारी बॉडी कैसी है, इसमें 36 लाख करोड़ अणु हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, तभी आपको मैं ऐसा दिख रहा हूँ, आप मुझे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते, इनके बीच में हल्का सा गैप होता है, बहुत छोटा सा गैप। अब उस गैप का क्या पर्पज़ है, वो आपस में चिपके नहीं हुए, उसके बीच में इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जितना फास्ट होगा यानी कि आपकी स्पीड उतनी अच्छी है, जितना वो स्लो इलेक्ट्रिक सिग्नल है या उसमें से पास नहीं हो रहा तो उतनी आपकी वीक वो चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने जब साइकिल चलाना सीखा तो पहले दिन आपसे पैडल नहीं लग रहा था, बैलेंस तो बहुत बात की बात है, पैडल पीछे जाएगा कि आगे जाएगा। जब आपने गियर लगाने, आपने बाइक खरीदी जिसमें गियर लगाने, आपको समझ में नहीं आ रहा था पहला गियर कैसे लगता है, दूसरा गियर कैसे लगता है, ऊपर आके लगता है कि नीचे जाके लगता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल पास नहीं हो रहा। तो आपने एक दिन प्रैक्टिस की तो इलेक्ट्रिक सिग्नल को लगा पता नहीं कुछ तो कर रहा है ये, दूसरे दिन प्रैक्टिस की तो वहाँ पे वायरिंग होनी शुरू हुई, तीसरे दिन फिर प्रैक्टिस की फिर वायरिंग होनी शुरू हुई। तो एक न्यूरल से यानी कि एक अणु से दूसरे अणु के बीच में कनेक्शन बिल्ड होना शुरू किया। एग्जाम्पल के तौर पे इसको और सरल कर लेते हैं, आपकी मेरी 2 या 3 मुलाकातें हुई हैं, तो वो गहरी दोस्ती नहीं है, लेकिन क्यों, क्योंकि अभी हमारी इंट्रोडक्शन हुआ है। फिर आपने मुझे बॉम्बे इन्वाइट किया, मैं आपके घर आता हूँ, पहले आपके मैं शॉप पे आता हूँ, ठीक है, या आपके ऑफिस में आता हूँ, वहाँ थोड़ी सी हमारी चर्चा चलती है, फिर हमारी और गहरी होती है, फिर आप मुझे कहते हो विकास भाई घर आना, तो मैं घर आया आपके, फिर 1-2 बार और घर आता हूँ, फिर अगली बार जब मैं बॉम्बे आता हूँ भाई मैं आपकी घर रुक रहा हूँ, तो हमारा क्या हो, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, यानी कि एक न्यूरल से दूसरे न्यूरल के बीच में कनेक्शन कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया। अब अगली बार मैं आ रहा हूँ, भाभी ये बना के रखना, विरल भाई कोई बात नहीं अभी बिजी हैं, तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो अब मुझे याद करना पड़ रहा है क्या, ऐसे अब जब आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, टूथब्रश करते हो या कोई भी एक नया काम करते हो, अब आपको याद करना पड़ता है क्या, नहीं। तो ये तो होता है ब्रेन के अंदर क्या
करेक्ट। अब 21 डेज क्यों? विरल भाई क्या होता है ब्रेन के अंदर ना, जो न्यूरल पाथवे हैं, न्यूरल पाथवे क्या होता है ब्रेन के अंदर ना, छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं जिसकी बहुत बड़ी पावर है, मतलब इतनी बड़ी पावर है कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। अब वो इतनी बड़ी पावर को आपस में जब बात करनी है, जैसे मैं आपसे पूछूं आप कौन से हाथ से लिखते हैं, राइट हैंड सर, और मैं आपको बोलूं जैसे मैं लेफ्ट हैंडेड हूं, आप कौन से हाथ से लिखते हैं वो बता देना, और आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं आप भी बता देना। आप अगर मैं आपको बोलूं पानी की बाल्टी उठानी है, कौन सा हाथ से उठाएंगे? राइट हैंड। अगर फुटबॉल को किक मारनी है तो राइट साइड। ओके, आप लेफ्ट से क्यों नहीं कर रहे? लेफ्ट वीक है? नहीं। ताकत बराबर है? जब पैदा हुए थे दोनों में बराबर ताकत थी। करेक्ट। आपने लेफ्ट से किक क्यों नहीं मारी? आप कौन से हाथ से लिखते हो और कौन से हाथ से किक मारोगे, कौन से हाथ से बाल्टी उठाओगे, वो कमेंट बॉक्स में लिखना। भगवान ने दोनों हाथ बराबर दिए, लेकिन जिसका आपने ज़्यादा यूज़ किया वो पावरफुल लगता है तो दूसरा भी, लेकिन लगता कौन सा है? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सी आंख से आपको ज़्यादा दिखता है, लेफ्ट से या राइट से? दोनों से। दोनों से दिखता है, क्योंकि बचपन में सिखा दिया गया था कि अगर एक आंख से देखा तो पिटेंगे बहुत। ठीक है, तो हम दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दोनों की पावर बराबर लगती है। मुद्दे पे आ जाते हैं, जिस चीज़ का आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो ब्रेन में न्यूरल पाथवे बनता है, तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे आपके लिए वो कंफर्टेबल होता जाएगा। जैसे अब लिखना, किक मारना, फुटबॉल के साथ खेलना, बैट उठाना, कुछ भी काम करना, तो आपका नेचुरल पैटर्न बन जाएगा। इसको बनने में मिनिमम 21 दिन लगते हैं, लेकिन क्या चीज़ बनती है? जो सड़क बनती है ना, सर के अंदर भी, दिमाग के अंदर एक सड़क बनती है। जैसे आपने देखा होगा जब नई सड़कें बनती हैं तो पहले मिट्टी खोदी जाती है, तो मिट्टी खोदते हैं, उसके अंदर पूरा रगड़ाई करके उसके अंदर रोड़ी डालते हैं, रोड़ी के ऊपर एक हल्का सा डामर लगाते हैं, तो वो 21 दिन में डामर तक काम चलता है, यानी कि सड़क बन गई। जैसे पगडंडी देखी हो अगर आपने, गाँवों में लोग रोज आते जाते हैं तो वो पगडंडी बन जाती है। करेक्ट है ना? तो वो पगडंडी बनती है 21 दिन के अंदर, यानी कि स्टार्ट हुआ, हैबिट फॉर्मेशन नहीं हुआ यहाँ से भी, सिर्फ वो अब रास्ता बन गया, अब वो आपको आसान लगेगा। अब आपने 21 दिन के बाद 40 दिन कर लिया तो वो जो 30 फीट की सड़क थी अब वो 50 फीट की हो जाएगी, यानी कि जो गली के बाहर सड़क होती है अब वो बढ़कर एक आपके जो बाहर मार्केट में बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं वो उतनी बड़ी सड़क हो जाएगी, यानी कि 30 फीट की 50 फीट में होगी। अब आपने इसको 66 दिन कर लिया तो वो अब कैसा बन जाएगा? आपका स्टेट हाईवे, यानी कि 2 लेन रोड बन जाएगी। अगर आपने इसको 90 दिन कर लिया तो वो नेशनल हाईवे बन जाएगा। तो आप जब 21 दिन में शुरुआत करते हो तो रोड़ी डलती है, डामर डलता है सिर्फ। अगर आप इसको 90 दिन तक ले जाओ तो वो आपके खून में आ जाता है, आपका नेचुरल पैटर्न बन जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है 21 दिन मिनिमम शुरुआत करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसे 90 दिन बोलेंगे दिमाग डर जाता है। अब तो इसको और कम कर दिया सर, अब इसको हम 11 दिन बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन में तो एक्टिविटी हो जाती है, ब्रेन में वो पाथ बन जाता है, क्योंकि ब्रेन को ना हैबिट है, वो हर मुश्किल काम से बचने की कोशिश करता है। लेकिन ये कौन तय करेगा ये मुश्किल है या आसान है? आपके लिए हो सकता है कुकिंग करना आसान हो, करेक्ट। मेरे लिए कुकिंग, अरे भाई आफत है, कौन पहले सब्जी काटे, बनाए, तड़का लगाए, अपने से नहीं होगा। मेरे लिए वो टास्क है, आपके लिए 5 मिनट का काम है यार, खाने तो बनाना है। डिपेंड करता है, तो ये ब्रेन टू ब्रेन डिपेंड करेगा कि कौन सा काम किसके लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है। एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें एक बार कभी कभी ये भी होता है ना कि अगर चलो हमने वो हैबिट फॉर्मेशन का प्रोसेस चालू तो कर दिया, एक बार चलो 21 डेज़ हो गए, 40 डेज़ हो गए, 60 डेज़ हो गए, मैं रोज़ चलो जिम जा रहा हूँ, रोज़ सुबह अर्ली डेज अर्ली मॉर्निंग पे टाइम पे उठ रहा हूँ, मैंने हैबिट बनाई, फिर एक बार एक दिन कभी ऐसा होता है कि यार चलो कुछ आउट स्टेशन जाना हो गया, कुछ काम आ गया, कुछ ब्रेक हो गया, वो ब्रेक हो गया, और फिर जितना वो हैबिट फॉर्मेशन में दिन लगता है उतना टूटने में नहीं लगता है। और वापस जब रीइनिशिएट करना हो तो और टाइम लगेगा भाई, बहुत जोर आता है, अति जोर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग को तो एक बार पता चल गया ना, रोड बन गया ना, तो इतना जल्दी मिट क्यों जाता है? एक्चुअली में क्या है, हमारा जो ब्रेन है ना बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। इसका काम कहता क्या है, आपको सेफ रखना। तो अभी जब 90 दिन आपने 90 दिन छोड़, मैं कहता हूँ आप 90 क्या, आपने 6 महीने लगा दिए इसके ऊपर, 180 दिन लगा दिए। पहले के 90 दिन आपको याद रहेंगे, यार मैं बड़ी मुश्किल से गया हूँ, पेन होता है, आप जिम में जाते हो तो अपर लिफ्ट करते हो तो पूरे पैरों पे काम करते हो, तो वो हमारे ब्रेन को याद क्या है? सिर्फ वही, उसको सिर्फ पेन याद रहता है और कुछ नहीं। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं किसी से पूछता भी हूँ, मुझे ना एक कपल याद आ गया आपकी बात से, हमारे पास एक कपल आए, काउंसलिंग की बात चल रही थी, तो आए कहा जी 18 साल हो गए लड़ते को, अब नहीं रहा जाता इनके साथ, हमें अलग होना है। अच्छा ये बात है पिछले महीने की, 2025 की है। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कभी चलो 18 साल की तो मेरे पास भी समय नहीं है, इस साल की बात कर लेते हैं, जनवरी से लेकर अब तक कितने झगड़े हुए, फिर थोड़ा सा हिसाब किताब कर लेंगे, पूरे साल ही लड़े हैं हम तो। मैंने कहा फिर भी कुछ तो आइडिया होगा, 365 दिन थे, कोई 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन। मुझे तो
याद आ रहा 30-35 बार तो हम झगड़े किए। हस्बैंड ने भी अपनी लिस्ट लगा दी, उन्होंने भी लिख दी। मैं कहा चलो मैं थोड़ा सेफर साइड ले लेता हूँ, 65 दिन पकड़ लेते हैं इसे राउंड फिगर में। मैं कहा बाकी 300 दिन वहाँ तो हम घूमने भी गए थे, डिनर पे भी गए थे, यहाँ भी गए थे। मैं कहा वो तो नहीं लिखा है आपने। तो ब्रेन का नेचुरल पैटर्न क्या है? पेन को याद रखना। अब आपके पास पेन मेमोरी है क्या? जिम जाना है सुबह, टास्क है वो आपको पसंद नहीं है, आपने भी बनाना शुरू किया है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या टूथब्रश करने में पेन आता है? नहीं। आपको अपने ऑफिस जाने में पेन आता है? नहीं। नहीं आता ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो आपको पता है ये जरूरी है और नेचुरल पैटर्न बन चुका है, रिचुअल बन गया आपका। क्या मंदिर में पूजा करने में जोर आता है? नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों बनी? क्योंकि आपने इसको लगातार किया और उसको इसलिए क्लियर किया, आपके दिमाग क्लियर है। अगर मैंने टूथब्रश नहीं किया, तीसरे दिन मेरे पास भी कोई फटकेगा नहीं, इतने मुंह से स्मेल आएगी। मैंने पूजा नहीं की तो मेरे को ही लगता है कि यार मैं अपने भगवान से बात नहीं कर रहा, या मुझे वो नाराज़ हो जाएंगे, या मेरे घर में मेरे पापा भी नाराज़ हो जाएंगे। तो हमने अपने आप को रीजनिंग करी। लेकिन क्या जिम जाने के लिए रीजनिंग करी? योगा जाने के लिए? किसी और काम के लिए? नहीं। तो फिर हम कब करते हैं वो काम? जब हमारे पास एसोसिएशन हो, कोई एक खींचने वाला हो, या फिर ऊपर से प्रेशर हो। ऊपर से मतलब जैसे जॉब और बिजनेस की जब बात आती है कि जॉब और बिजनेस में क्या फ़र्क है। जॉब में ऊपर से प्रेशर होता है, आपसे काम करवाया जाता है, अच्छे बुरे की बात नहीं है, तो आप करते हैं। ऐसे अगर जिम, योगा या आप स्किल सीखने की बात करते हैं, ऊपर से प्रेशर हो, तो किसका हो सकता है? या तो मेंटोर का, या किसी एसोसिएशन का, दोस्त का। तो ऐसे में री इनिशिएट किया जाता है। तो वापस आने में इसलिए इतनी ताकत लगती है क्योंकि सब पेन याद है। वो पेन भूलता नहीं है ब्रेन। वो कब भूलेगा? जब उसके पीछे का उसको प्लेजर याद रहेगा। क्या रे मैंने 6 पैक ऐप बनाए थे यार, मैं जब फिट रहता हूँ तो मेरी एनर्जी इतनी फास्ट हो जाती है, लेकिन मुझे याद ही नहीं है क्योंकि मैंने कभी लिखा ही नहीं, कभी किसी से शेयर ही नहीं किया, किसी को बताया ही नहीं। ब्रेन के पास वो मेमोरी ही नहीं है। उसको सिर्फ ये याद है सुबह उठना पड़ता है, उबला हुआ खाना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। तो फिर वो क्या करता है? वापस बचने की कोशिश करता है। इसलिए इतनी ज़्यादा ताकत लगती है दोबारा। तो आपको सिर्फ उस पैटर्न को चेंज करना है। कैसे? या तो एसोसिएशन से, या फिर आपको री इनिशिएट ही करना पड़ेगा जीरो से, डे जीरो से। ऐसा कोई ऐसी टेक्निक जिससे थोड़ा इसमें स्पीड बढ़ जाए? कुछ ऐसी चीज़ जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने जो बॉडी अचीव किया था 60 डेज़ के बाद, उसका मैं फ़ोटो लगा दूँ, या कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं वो वापस से एक्टिविटी करने में वापस मोटिवेट हो जाऊँ? इसका बहुत आसान तरीका है, कोई फ़ोटो नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। एंड बिलीव मी, ये आपके खाली इस री इनिशिएट में काम नहीं आएगी। आपको अगर ब्रेन फोग है, यानी कि आपको डिसीजन डिले हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता यार क्या करूं, या आपके दिमाग में आता है यार मैं सुबह उठाऊं तो क्यों उठाऊं, या थका थका रहता हूं मैं, या कुछ क्रिएटिविटी आपके दिमाग से एकदम ख़त्म हो गई है कि आप नया कुछ सोच ही नहीं पा रहे। इन सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, बहुत ईजी सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ पर ना एक छोटा सा चावल के दाने से छोटा सा एक सेंटर है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो ग्लैंड आपकी पूरी बॉडी को चलाती है। तो यानी कि जिसको आप चक्रा भी बोलेंगे, तो आपके नीचे के जो 5 चक्रा हैं, ये आपका यहाँ से थ्रॉट चक्र से लेकर अनंत चक्र, आपका मणिपुर चक्र, आपका सैक्रल चक्र, आपका नीचे आपका मूलाधार चक्र, इन 5 चक्रों को चलाने वाला ये पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड है। यहाँ पे पीनियल है, पिट्यूटरी यहाँ पर है। तो दोनों पे ग्लैंड्स यहाँ पर आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इस पे ध्यान ले जाओ, बहुत सिंपल है, आप मेरे साथ कर सकते हो। आंखें बंद कर लो। तो आपको ये भी सोचना नहीं है कि मेरे को जिम जाना नहीं जाना, वो आपको अपने आप रीजनिंग, इसको बोलते हैं एफर्टलेस प्रोसेस। यानी कि अंदर से इच्छा है, एक्सटर्नल नहीं, अंदर से खुद से इच्छा आ जाए कि ये मुझे काम करना है। तो अंदर से इच्छा कब आती है? जब यहाँ पर आपको क्लियर दिखता है। क्या दिखता है? जो आपके अंतर मन बोलता है। अंतर मन मतलब आपका इंट्यूशन, या इसका एक नया फैंसी नेम है जो जेन्युइन है लेकिन अलग तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, गट फीलिंग। आपने अपनी लाइफ में कितने बड़े डिसीजन गट फीलिंग से लिए? बहुत। मुझे एक व्यक्ति बता दो पूरे विश्व में, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो किसी भी बड़ी कंपनी का सीईओ या खुद फाउंडर हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, एक ही चीज़ मिलेगी सभी बायोग्राफीज में, मैंने मेरी इंट्यूशन से, सिक्स्थ सेंस से, या मेरी गट फीलिंग से डिसीजन लिया, लॉजिकल से नहीं लिया। व्हाट इज़ गट फीलिंग? गट फीलिंग वो प्रोसेस है जब आप अपने आप पर विश्वास करते हो। और अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं। इंट्यूशन मतलब आया था लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। और छोड़ दो बाकी बातें। जिस व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा नहीं है, उस पर क्या दूसरा व्यक्ति भरोसा करेगा? मुझे मेरे पे भरोसा नहीं, आप मुझे बुलाओगे? तो इंट्यूशन आपका एक टेस्ट है, क्या आप अपने आप को विश्वास करते हो? और जब आप इसको इग्नोर करते हो
तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो यहाँ से सारे प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाते हैं। वो कैसे करते हैं, आप बस सीधे बैठ जाइए। इसका कोई अच्छा, ये कब कर सकते हैं, जब आपका मन करे, खाने से पहले, खाने के बाद, जब आपका मन करे। इसका कोई लेना देना नहीं किसी से। ये साइंटिफिक प्रोसेस है, इसको वैसे ही किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कमर सीधी हो जाती है और आप पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पे ले जाते हो। सांस जैसे रीढ़ की हड्डी में आ रही है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हो। अब जब अगली बार सांस लेंगे तो आपकी बंद आंखें ही ऊपर जाएंगी, यानी कि आंखें बंद रहेंगी। इसको आईज क्लोज शांभवी मुद्रा बोलते हैं। और आंख आई बॉल ऊपर चली जाएगी। कहाँ जाएगी, जहाँ आप बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, इन बिटवीन योर आईब्रोज। तो आपको एक बार मुश्किल लगेगा, आपको ऐसा लगेगा पलकें झपक रही हैं, लेकिन वो झपक नहीं रही हैं, उसको एफर्ट लग रहा है, उस मसल्स को एफर्ट लग रहा है। तो हल्का हल्का पेन हो सकता है। तो यहाँ पर आप पूरा जब ध्यान रखते हैं, आई बॉल्स ऊपर जाएंगी तो आपकी गर्दन भी लगभग 5 से 10 डिग्री ऊपर जाती है। और जब आप थक जाएं तो रिलैक्स कीजिए, आँखों को सेंटर में ले आइए, धीरे से आंखें खोल लीजिए। तो ये 3 से 5 बार होगा। अब दिखाई दे रहा है आपको, एक बार ब्लर हो जाता है, फिर धीरे धीरे एकदम क्लैरिटी आती है पूरा सा। तो अगर आपने 3 बार करा तो यहाँ पेन होगा, जिसको नया, अच्छा किसी के हेडेक हो सकता है, किसी को लगे आंखें बहुत दर्द करने लगी, इट्स नेचुरल, क्योंकि आपने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आप इसको कर लेते हैं, अच्छा आंखें बंद करके कर रहे हो, कोई आपको जज नहीं करेगा। ऑफिस में कर रहे हो, कोई जज नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उससे पहले करके जाओ, क्योंकि आपकी अब यहाँ पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गई है, तो वो यहाँ से केमिकल निकालती है जो आपको क्लियर सोचने पे आपको मजबूर कर देती है। आप बता सकते हैं कैसा लगता है आपको? अमेजिंग अमेजिंग, मतलब ये सच में ये टेक्निक अच्छा है। और अगर मैं इसे 3 बार करता हूँ तो ऑब्वियसली लाइक ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ये इसलिए करेगा क्योंकि आपने साइंस पे ही बात करी, तो साइंस पे ही बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ से जो केमिकल सब निकलेंगे वो आपकी बॉडी, यानी अच्छा केमिकल्स क्या है, एक न्यूरल पाथवे से दूसरे न्यूरल पाथवे में बात करने का तरीका। मुझे आपकी बात इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि मेरी और आपकी भाषा कॉमन है, इसलिए समझ पा रहे हैं। लेकिन अब मैं चाइनीज़ में बोलूँ या आप किसी और लैंग्वेज बोलूँ तो मुझे वो शोर लगेगा। तो वो आपस में किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो केमिकल निकलते हैं। कोई कॉर्टिसोल है, कोई सेरोटोनिन है, कोई डोपामाइन है, कोई ऑक्सीटोसिन है, कोई एक्सटिकैलिसिन है, कोई एंड्रोफिन है। कौन सा केमिकल निकल रहा है, तो जैसे ही आप इस पर फोकस ले जाते हो तो आपका ध्यान पूरा तरह से हो जाता है। अब लोगों को लगता है ऐसे कैसे होगा, सिंपल सी बात है, लॉजिकली चेक कर लो। आप जब ऑफिस जाते हो या आप जब ऑफिस होते हो, आप मस्ती कर रहे हो, अपने हिसाब से काम कर रहे हो, लेकिन जैसे आपका कलीग या आपका बॉस आपको आके देखता है, आप तुरंत एक्टिव हो जाते हो, आपकी बैकबोन स्ट्रेट हो जाती है, अलर्ट हो जाते हो। आपने यहाँ ध्यान लगाया तो पीनियल ग्लैंड अलर्ट नहीं होगी क्या? वो भी तो अलर्ट हुई। लॉजिक सिंपल है। ग्रेट ग्रेट। तो ये करने से क्या इंट्यूशन पावर हमारा स्ट्रांग हो जाता है? नेक्स्ट लेवल जाता है। स्वामी विवेकानंद जी 2 प्रैक्टिसेस बहुत करते थे। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी के पीछे भी कहा जाता है कि शांभवी मुद्रा का बहुत बड़ा रोल है। शांभवी मुद्रा आंखों को खोल के किया जाता है। मैंने आपको जो बताया वो आंखों को बंद करके करना है। दोनों का अंतर है, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट्स की बात करी, एम्प्लॉयर्स की बात करी, एम्प्लॉय की बात करी, तो मैंने आपको उस हिसाब से बताया। आपको घर प्रैक्टिस करनी है तो आप आँखें खोल के कर सकते हो। और जब आप सांस लेते हो तो क्या करते हैं, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसका दूसरा प्रोसेस बता देता हूँ कि मैं सीधा बैठा हुआ हूँ और मेरा ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया हुआ, और फिर मैंने अपनी इस इंडेक्स फिंगर को लिया, यहाँ ध्यान लगाया और धीरे धीरे सांस लेते हुए यहाँ 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 पे ध्यान ले गया। तो देखेंगे आपकी आंखें ऊपर आ गई। अब यहाँ इसको हटा दो, अब बस इसको यहाँ रखो, तो आंखें ब्लिंक नहीं करेंगी। धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। आप इसी मुद्रा में लगभग 5 से 7 मिनट रह पाएंगे। शुरुआत में 30 सेकंड बहुत है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी क्लैरिटी बढ़ गई, आपका गुस्सा शांत हो गया, आपको अब चीज़ें बहुत शांत स्वभाव से देखी जाती हैं, क्योंकि आप अल्फा लेवल पे चले गए। खाली अल्फा नहीं, आपने बीटा हमारे शरीर की एक तरंग है, तो आपने एंजाइटी को ख़त्म करते हुए आप कॉन्शियस हो कि क्या डिसीजन लेना है, लेकिन रिलैक्स्ड हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारा 2020 का वर्ल्ड कप चल रहा है, या हमारे वर्ल्ड कप चल रहा है, लास्ट ओवर में जैसे हार्दिक पांड्या, प्रेशर है, 65,000 लोग चिल्ला रहे हैं, वर्ल्ड कप हाथ से जा सकता है, लेकिन प्रेशर में भी शांत रहते हुए बॉलिंग कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ अल्फा एंड बीटा। यानी कि आप कॉन्शियस हो और साथ में रिलैक्स्ड हो। आपकी हार्ट बीट कैसी है? शांत। सांसें कैसी हैं? नॉर्मल। अदरवाइज
सांसें तेज़ हैं, हार्ट बीट तेज़ है, आप पता नहीं क्या पूछने वाले हो, क्या बोलेंगे, कैसे करोगे रिएक्ट, मेरी सैलरी तो नहीं काट लोगे, मेरे साथ क्या होगा कल को मैं, तो अंदर विचार चल रहे हैं। अब आप विचार शून्य हो। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बहुत इसकी प्रैक्टिस करते थे, तो उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो गई इससे। दैट इज़ अ पावर। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये एक हिसाब से तो कहा जाएगा कि हम अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसा बच्चा कभी रोता है, उसको लगा रहता है और हम उसका ध्यान भटका देते हैं कि नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं हो, देख देख वहाँ पर तेरा खिलौना पड़ा है मतलब हम उसका ध्यान भटका रहे हैं। तो वैसे भी मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में भी कुछ और चीज़ चल रही है, एंजाइटी चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, और मैंने अपना ध्यान यहाँ पर भटका दिया। भटका भी दिया, और इसका एक कारण भी, एक तो ये है कि ऑब्वियसली बिल्कुल सही बोला आपने, आप कितना अपने ब्रेन को मैनिपुलेट कर सकते हो उतना ही पावर है। अब मैनिपुलेशन बहुत तरह से होता है, वो भी उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन दूसरा साइंटिफिक इसलिए कि जब आप पूरा फोकस यहाँ ले जाते हो तो ब्रेन के अंदर एक पार्ट है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है, बाकी सब चीज़ों को ब्लर कर देता है और आपके लिए वो फोकस पे ले आता है, मैग्नीफायर की तरह है। तो उसी चीज़ को जूम करके दिखाएगा जिसको आप देखना चाहते हो। तो आप यहाँ लेके तो आपका फोकस बढ़ेगा, साइंटिफिकली आपके ब्रेन के केमिकल चेंज होते हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की कि हम अपने ब्रेन को मैनिपुलेट करते हैं, हर बार करते हैं भाई। आप जब घर में होते हो तो इसी कॉन्फिडेंस से बैठते हो। हमारे शरीर का अलग तरह से एक प्रोसेस होता है, हम अलग तरह से बैठते हैं। लेकिन जब मैं पब्लिक में होता हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं है, तो कॉन्फिडेंस दिखाना है। तो न्यूरो साइंस की रिसर्च कहती है, आप अगर उस मुद्रा में आ जाते हो, मुद्रा मतलब आपकी चेस्ट बाहर, आपके कंधे थोड़े से ऊपर, और आप ऐसे रख लो, और आप ऐसे कंधों इस कमर पे ऐसे हाथ रख लो, पावर पोज में आ जाओ, पावर पोज बोलते हैं इसे। तो आपके अंदर, ब्रेन के अंदर एड्रेनलिन रश बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल खत्म हो जाएगा, तो आपकी ब्रेन की साइकोलॉजी चेंज होगी। क्योंकि उसको क्या लग रहा है, यार बंदा तो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो वो कंफ्यूज हो गया, अब हार्ट बीट बढ़ाऊं, सांसें तेज करूं या नहीं करूं, क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंट दिख रहा है। वो नॉर्मल कर देता है सब कुछ। यू हैव टू मैनिपुलेट योर ब्रेन। सर ये सारी चीज़ें जो आपने बताई वो तो सही है कि चलो ठीक है, हम अपने ब्रेन को रिवायर कर ले, 60 डेज कोई भी एक्सरसाइज कर ले, 21 डेज कर ले, 60 कर ले, 90 कर ले, वट। लेकिन ये स्टार्ट करने के लिए एक मोटिवेशन मिलना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और आजकल हम कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। आज अगर किसी ने आकर मुझे बता दिया, आपके पहले ही हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मुझे एक पर्सन ने बताया कि नहीं आपको इतने दिन तक ये एक्टिविटी करनी है। मोटिवेशन बहुत मिलता है, जब भी उनको सुनते हैं ऐसा लगता है कि यार बस अभी आज घर पे जाके आज से चालू कर देंगे। लेकिन सच बात बोलो तो ये 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, बाद में चीज़ें निकल जाती है। तो ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को डैमेज नहीं कर रहा है? मतलब वो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर देता है जो 2 दिन आपको हवा में रखेगा, तीसरे दिन निकाल देगा। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग डोपामिन ऊपर नीचे हो रहा है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका सर। एक रिसर्च ये कहती है कि ब्रेन साइंस की रिसर्चेस हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं, आप चाहे डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। जो मोटिवेशन है, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, वो 72 घंटे तक रह सकता है मैक्सिमम आपके अंदर। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम ये क्रिएट किया जा रहा है कि आपको उन चीज़ों के लिए मोटिवेट किया जा रहा है जो आपको करनी नहीं है। तो आपने तो और ज़्यादा डबल प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। मतलब मुझे इस एक्स फील्ड में जाना ही नहीं, और आपने मुझे मोटिवेट कर दिया कि मुझे जाना है बॉम्बे, और आपने मुझे मोटिवेट करके केरल की ट्रेन में बिठा दिया। तो भाई मैं तो अपने गोल से और ज़्यादा दूर हो गया। मेरे रिसोर्सेज भी लग गए, मेरा पैसा लग गया, मेरी एनर्जी लग गई, और मेरा समय लग गया, तो वापस नहीं आएगा। तो मोटिवेट होना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके पीछे का रीज़न एक और है जिसका नाम है कंडीशनल सेल्फ वर्थ। अब कंडीशनल सेल्फ वर्थ क्या कहती है कि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा मुझे लाइफ में करना क्या है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है मैं अनसेफ फील करता हूँ, हो सकता है मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, वैलिडेट होने के लिए एक मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ। या मेरे पास ना अभी रिसोर्सेज नहीं है, तो मैंने एक मोटिवेशन वीडियो देखा, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो अब मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन बिना ये जाने कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे पेट में कहाँ दर्द है मैंने देखा ही नहीं। करेक्ट। भाई मैं अनसेफ वाला वीडियो देखूं, मतलब मैं सेफ फील नहीं कर रहा, तो मुझे वैसा वीडियो देखना है, वैसा लेक्चर चाहिए, वैसा कोच चाहिए, वैसी मेडिसिन चाहिए। लेकिन मेरे अंदर इमोशन भरे हुए हैं, कौन से, दुख वाले, सैरो वाले। ये अपने आप को लेकर मुझे मोहब्बत नहीं है, मैं अपनी आप की केयर नहीं करता, मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी लायक हूँ। ये तो अलग चीज़ है, ये तो अनंत चक्र की प्रॉब्लम है, यानी कि थायमस ग्लैंड की प्रॉब्लम है। इसका रूट चक्र, यानी कि जो पहले वाली प्रॉब्लम है वो है आपका मूलाधार चक्र, एड्रेनलिन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है आपकी थायमस ग्लैंड की। तो दोनों की तो समस्याएं अलग अलग हैं, तो दोनों का एक ही सॉल्यूशन कैसे, मोटिवेशन देख के तो आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इसी वजह से एक और प्रॉब्लम हो रही है विरल भाई, खाली मोटिवेशन नहीं, एक और तरह से आपको ट्रैप किया जाता है जिसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। ये क्या करता है, ये आपको ना एक गॉसिप में डालेगा।
एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक गॉसिप चली AP ढिल्लों और तारा सुतारा वाली, उससे पहले समय रैना वाली, उससे पहले कुछ ना कुछ बिग बॉस में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये तो आपको देखा होगा। अब क्या उसका मेरे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अब इसका हिस्सा बन गया हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेशनल वीडियो देखना था। अब मैंने कैसे देखा? मैंने तो रील पे देखा। तो रील पे एक मोटिवेशन वीडियो पे आया, दूसरा पे मैंने देखा तारा सुतारा पे कुछ आ रहा है, तीसरे पे देखा समय रैना पे आ रहा है, और मैं उस डिबेट का हिस्सा बन गया जिसको मैं जानता ही नहीं। तो मेरे ब्रेन में क्या आया, एक डोपामाइन रिलीज हुआ कि मैं अगर इसके अंदर अपना कमेंट डालूंगा तो आई विल स्टैंड आउट। मैंने एक अपना ओपिनियन दिया है, और मेरा ओपिनियन तो घर में तो सुनता नहीं, यहाँ सुन लेंगे, घर में तो मेरी इज्जत है नहीं। तो फिर क्या हुआ, मैं उस वजह से एक ऐसे प्रॉब्लम में फंस गया कि अब से मैं उन सब चीज़ों पर राय देता हूँ जिसको मैं जानता ही नहीं। तो ये खाली डोपामाइन नहीं है, ये फिर आगे और प्रॉब्लम क्रिएट किया आपने। तो आपको आपका रूट कॉज पता होना चाहिए। इसी वजह से विरल भाई, शुरुआत से जब से भारत की बात कर रहे हैं, गुरु शिष्य पद्धति के अंदर कभी भी धर्म जाति पे बात नहीं होती थी। एक ही बात होती थी, आप कौन हैं और क्या कर सकते हैं, वो गुरु तय करते थे। आपके माता पिता भी तय नहीं करते थे। आप किस जात में पैदा हुए उससे लेना देना नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, क्या काबिलियत लेके पैदा हुए हैं, उसी के बेस पर अगर आप काम करते हैं तो ना तो आपको मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत है। आपको इस पॉडकास्ट को करने के लिए कितने लोगों ने मोटिवेट किया भाई? अपना पैसा लगाते हो, ट्रैवल करते हो, बाय एयर आते हो। मुझे किसने मोटिवेट किया कि राजस्थान छोड़ के नोएडा आ जा? किसने मोटिवेट किया कि एक अच्छी खासी बैंक की नौकरी छोड़ के करते? किसी ने मोटिवेट। मेरी इनर कॉल है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए। हाँ, मेरे को मोटिवेशन क्या चाहिए? गाइडेंस। विरल भाई समझ में नहीं आ रहा यार, धंधा कैसे बढ़ाऊँ यार, आप मुझे गाइड कर सकते हो? ये मोटिवेशन है, गाइडेंस है? लोगों को लगता है गाइडेंस ही मोटिवेशन है। नहीं, कोचिंग अलग है, मोटिवेशन अलग है। आप दुखी हो, परेशान हो, आपको हेल्प चाहिए, मोटिवेशन वीडियो देख लो, टॉम एंड जेरी देख लो भाई, अच्छे कार्टून है वो देख लो, आप परेशान हो तो। लेकिन आपको गाइडेंस चाहिए, आपको प्रोफेशनल लगेगा, आपको कोच के पास जाना पड़ेगा, अपने टीचर के पास जाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो मोटिवेशन करके, वीडियोस देख के आप सिर्फ अपने दिमाग को डैमेज कर रहे हो, साथ में इस तरह की और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का एक पूरा अच्छा खासा जत्था आपने अपनी बॉडी में बिठा लिया है। क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग स्टोरेज बैंक है। जैसे हम अलग अलग मेमोरी कार्ड खरीदते हैं, SSD खरीदते हैं, हार्ड डिस्क खरीदते हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी हार्ड डिस्क हैं, वहाँ अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, और वो आगे जाके नुकसान देंगी। और फिर हम जब 50 के हो जाएंगे तो एक वर्ड निकालेंगे, बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हो भाई। एक्सपीरियंस है, रिश्तेदार ख़राब होते हैं, सारे मोटिवेशनल ग्रुप फेक होते हैं, जितने भी दोस्त होते हैं सब निकम्मे होते हैं। हम ये फिर ऐसी तरह की बातें करते हैं क्योंकि हमारे हार्ड डिस्क में क्या स्टोर है? नेगेटिव। क्योंकि हम किस पे डिपेंडेंट थे? एक्सटर्नल सोर्स पर, जिसका अपना एक एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता, मेरे से तो सारे दोस्त अच्छे हैं। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को एक मोटिवेशनल गुरु ने बताया, किसी एक मोटिवेशनल गुरु ने बताया कि जिसको मैथ्स नहीं आती ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। मेरी तो मैथ्स अच्छी नहीं थी, अब हो गया काम मेरा। तो उसके ना आगे का सुना ना पीछे का सुना, तो सुनना भी तो कम से कम पूरा वीडियो सुनो। करेक्ट। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि कुछ कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और वो आपके लाइफ को भी इम्पैक्ट करते रहते हैं। ये ज़्यादातर हमने देखा है जो ओल्ड एज लोग रहते हैं, यंगस्टर्स में तो चलो ठीक है, कुछ आज हुआ कल भूल जाएंगे। आजकल ट्रेंड भी बहुत चल रहा है, पैचअप, ब्रेकअप, ये वो समथिंग समथिंग, तो वो चलो वो भूल भी जाते हैं सारी चीज़ें। लेकिन जो ओल्ड एज लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं बचपन की या अपनी जवानी की कोई चीज़ याद रख के आज भी बैठते हैं, खुद को इतना ज़्यादा परेशान कर दे कि उनके वजह से फिर उनकी फैमिली भी परेशान होती है। कर्ज करते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, बहुत कर्ज करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे वो क्या चीज़ करे जिससे उनके वो पेन एरियाज़ को वो हमेशा भूल जाए? क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ भी होगी वो नेगेटिव चीज़ को याद रखेंगे। एक्चुअली क्या होता है, ब्रेन ना बड़ा स्मार्टली वर्क करता है, वो ना हर जगह स्टोर करता है अपनी चीज़ों को, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं कि तभी निकले, ये ट्रिगर होती हैं पॉइंट। जैसे स्लीपर सेल्स होते हैं ना, वो जब कुछ धमाका करना तब एक्टिवेट होते हैं, तो ये वैसा ही है। तो आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसे स्लीपर सेल्स हैं। जैसे मान लीजिए बचपन में आपको किसी ने इंसल्ट की थी, बदतमीजी की थी, जैसे किसी ने आपको गंदा वंदा बोल दिया, किसी ने आपको टीज़ कर दिया, कपड़े उतार दिए, कुछ भी कर दिया, इंसल्ट की, शर्मिंदगी हुई, तो हम क्या बोलते हैं? मेरी नाक काट दी उसने, मेरी नाक का सवाल था, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो न्यूरो साइंस ये बोलती है वो इंसल्ट यहाँ स्टोर होती है, नाक के नीचे। तो यहाँ स्टोर हो गई, अब वो आपने निकाली तो नहीं, आपने इसको प्रोसेस तो नहीं किया, आपने इसको क्लोजर तो नहीं दिया, आपके दिमाग में छुपी हुई है। उसके बाद अपनी आप लाइफ में बिजी हो गए, बच्चे हो गए, काम वाम लग गए, बच्चे सब कुछ हो गया। अब बच्चे बड़े हुए, बच्चे ने थोड़ा सा आपको लाउड बोला, अब वो आपको पुरानी बचपन की इमेज याद आ गई। तो मैं आपको इस पर छोटी सी कहानी सुनाता हूँ।
भगवान श्री राम के बारे में बात करते हैं, रामायण के अंदर क्या हुआ था, जिस आपने बुजुर्गों की बात करी तो मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। आपने अगर अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं किया तो दोबारा से फिर एक और रामायण होती है, वो हर घर में होती है। क्या होता है उसके अंदर? माता कैकेयी जब 6-7 साल की थी तो उनकी माता को उनके ही राज्य ने बाहर निकाल दिया था। जब वो 6-7 साल की थी तो उनके दिमाग में क्या बैठा, खाली रानी होना कुछ नहीं होता, किसी एक राजा की धर्म पत्नी होने से कुछ नहीं होता, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। तो आपके बॉडी में क्या सेफ हुआ? अनसेफ। जब अनसेफ सेफ हुआ तो अब आपको जब बड़े होते हो तो आप क्या बनते हो? एक योद्धा बनते हो। तो वो भगवान जो महाराज दशरथ उनके साथ हमेशा युद्ध में जाती थी, खाली रानी नहीं रही, वो साथ में क्या बनी? योद्धा बनी। तो सब कुछ ठीक चल रहा है, इतने में श्री राम जी का क्या होना है? जन्म होता है। उसके बाद उनका जब अपना उनका राज्याभिषेक होना है तो मंथरा आती हैं। मंथरा यानी कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर, वो बोलती हैं यार देख क्या कर रही है, तेरे भरत का क्या होगा, सब खराब हो जाएगा, ऐसा मत कर, तू कुछ एक्शन ले। वो कहती नहीं मुझे तो सब ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंथरा कहाँ हिट करती है? इनर चाइल्ड पर। तेरे साथ बचपन में क्या हुआ था? तेरी माँ को निकाल दिया था, तेरे साथ वही हुआ, तेरे बेटे के साथ वही होगा, तुझे भी निकाल देंगे, तेरे बेटे को भी निकाल देंगे। इनर चाइल्ड क्या हुआ? प्रोवोक हुआ। प्रोवोक हुआ तो उसने क्या एक्शन लिए? क्या सोचने समझने की शक्ति अब खत्म हो गई, लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो गया। तो फिर हमें क्या लगता है यार, कई बार बोलते हैं ना बूढ़े हो गए, सठिया गए, सठिया नहीं गए, इनर चाइल्ड हील नहीं हुआ। हील नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? उन्होंने राम को क्या भेज दिया? श्री राम जी को बाहर भेज दिया वनवास पर। तो ये कहाँ से आया? और छोड़िए, चलो ये तो रामायण की बात हो रही है, हिटलर की बात कर लेते हैं। हिटलर का खुद का बचपन इतना खराब रहा है, उस एक व्यक्ति ने जो लोगों का एक व्यक्ति क्या कर ले, एक व्यक्ति ने वर्ल्ड वॉर करवा दी। कौन कहता है एक व्यक्ति नहीं करता? उठा लीजिए आप किसी भी क्रिमिनल की स्टोरी उठा लीजिए, उसके बचपन की स्टोरी मिलेगी। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति जिसके अंदर बचपन में कुछ गलत हुआ वो खतरनाक है, लेकिन वो अपने लिए तो खतरनाक है, अपनी बॉडी को तो नुकसान पहुंचा रहा है। और छोड़ दे, जिस आप पर्पस के लिए इस धरती पे आए हैं, हर जीव का एक पर्पस है, कीटों का पर्पस है, कॉकरोच तक का एक पर्पस है भाई, मधुमक्खियों का अपना पर्पस है, हमारा भी तो होगा। हमने तो वो पूरा ही नहीं किया, फिर हमें फिर आना पड़ेगा। तो आप अपने जितने भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको हर कीमत पर अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसी बहुत सारी सप्रेस किए हुए इमोशंस हैं जो अंदर दबे हुए हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो आप टैप जब करते हैं, जब मान लीजिए बहुत ज़्यादा दुख है मन में किसी के जाने का, तो यहाँ पर टैप करिए आप, ठीक है ना। ये टैप करने से यहाँ पर थाइमस ग्लैंड है, उसको शांति मिलती है। और छोड़िए, आप कभी भी देखना, आप कभी बच्चे को जब सहलाते हैं तो या तो यहाँ हाथ फेरते हैं या यहाँ हाथ फेरते हैं या यहाँ हाथ फेर करते हैं, ये अलग अलग मेरिडियन पॉइंट्स हैं। किसी को शाबाशी देनी तो आप यहाँ करते हो, शांति देनी, अरे यार शांत हो जाए यार, तो इस पर टैप करोगे तो आपके वो दुख बाहर निकलेंगे। और साथ साथ अगर ये बोल देते हो आई एम ओके, 3 इडियट मूवी याद है, ऑल इज वेल, यहाँ ही क्यों टैप किया, पेट पे क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ स्टोर है नेचुरली यहाँ पर। अच्छा, इनफैक्ट घर में किसी की मृत्यु होती है तो आप कहाँ देखा आपने छाती पीटते हुए, यहाँ पीटते हैं, तो फिर यहाँ क्या है, यहाँ थाइमस ग्लैंड पर स्टोर हो जाता है। तो जैसे ही कोई भी घर में हो वो यहाँ टैप करेगा तो दुख बाहर निकलेंगे। तब साथ साथ अगर ये बोल दे सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, आई एम हैप्पी, तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉर्ट होनी शुरू हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाती है। अमेजिंग एक्सप्लेनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि इंसान के शरीर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आपने बताया कि ये तो चलो दुख स्टोर कर लिया, लेकिन अगर मैं थोड़ा एग्रेसिव मोड में जाऊँ तो चलो कभी कभी गुस्सा भी एक ऐसी चीज़ है जो विदाउट कंट्रोल आ जाता है। मतलब इसको तो चलो शांत किया जा सकता है, गुस्सा तो कंट्रोल करने का मौका ही नहीं देता। मतलब अभी लेट से फॉर एग्जांपल मैं रोड पे जा रहा हूँ, कुछ एक्सीडेंट हो गया या तो एग्जाम्स में लेट हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, गुस्सा तुरंत आ जाता है। ये गुस्सा तुरंत ना आए ऐसा मैं अपने ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करूँ? क्योंकि मुझे भी पता है कि गुस्सा अगर आएगा तो कहीं ना कहीं वो मुझे ही डाइवर्सिफाई इफेक्ट देने वाला है। ट्रू। कैसे खुद को ऐसे प्रोग्राम करूँ कि यार भले कितना भी गुस्सा आ जाए लेकिन मैं सिचुएशन को देख के रिएक्ट करूँ? बहुत इंटरेस्टिंग है। गुस्सा आपके जब मोस्टली आता है तो यानी कि फायर है, वो फायर एलिमेंट है आपकी बॉडी का, और फायर एलिमेंट होता है आपके पैनक्रियाज के अंदर, पेट के पास। अब पेट के पास है आपका मणिपुर चक्र, तो आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। तो फायर एलिमेंट जब रेगुलेट नहीं किया हुआ, यानी कि आपने आग है, आग से खाना पका लो या घर को आग लगा दो, आग ही तो है,
तो आपने उससे घर को आग लगाई तो नुकसान तो हुआ। और उसके पीछे आग लगाने के पीछे का कारण क्या था, उससे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। वो आपके थे इमोशंस, जिसको आपने रेगुलेट नहीं किया, अनसेफ फील करवाया। कैसे अनसेफ फील करवाया? जहाँ से आपका स्वादिष्टान चक्र आता है या आपके रिप्रोडक्टिव जो आपके जेनाइटल्स हैं वहाँ से आते हैं, क्रिएशन वहाँ से आता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो छोटे छोटे इमोशंस पे ही ना कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आज मान लीजिए बाहर से खाना आ गया और आप डाइट पे चल रहे हैं और आपने खाना खा लिया तो अंदर एक कर्स आ गया, अरे यार 30 दिन की मेहनत पानी हो गई। खा भी लिया और 30 दिन की मेहनत, तो ब्रेन के पास क्या स्टोर हुआ कि खाने के बाद परेशानी होती है। करेक्ट। तो आपने क्या इमोशन क्रिएट किया? गलत इमोशन क्रिएट किया। मान लीजिए आज आपका एक इंपॉर्टेंट काम था लेकिन आज मूवी देखने चले गए, एंजॉय कर रहे हैं, मैं खाली इंजॉयमेंट की बात करूँ, यहीं तो फंसते हैं हम। तो इंजॉयमेंट करना है तो कम से कम ब्रेन को एक क्लैरिटी दो, भाई मैं आज कोई काम नहीं करने वाला, अपने को मस्ती मारनी है। तो ये क्लैरिटी है, आज ये मस्ती के मूड में है तो मुझे स्टोर क्या करना है, ये सीरीज देखने के बाद या ये काम करने के बाद या डिस्को थक जाने के बाद मैं मजे में कर रहा हूँ। आपने कहा कि अरे यार काम कर लेता साथ में, कहाँ फंस गया यार मैं, कहाँ मैंने ये गलत काम कर लिया। तो ब्रेन को आपने क्या क्या अनसेफ फील करवाया, तो क्या हुआ? कंफ्यूज। और कहाँ स्टोर हुआ? आपके स्वादिष्टान चक्रा पे। वहाँ से ऊपर जैसे आते हैं, यानी कि आपका जल तत्व बिगड़ा। अब जल तत्व में क्या हो गया? शरीर में आपके बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन। तो आपका डिसबैलेंस हुआ बहुत सारे इमोशंस का, और जो वो इमोशंस रेगुलेट नहीं हुए क्योंकि अनसेफ है, आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है किस चीज़ क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। अचानक मैं ट्रिगर हो जाता हूँ किसी भी छोटी बात पर। गाड़ी छोटी से लग गई, कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे ने सिर्फ एक चम्मच गिरा दिया, पत्नी ने सिर्फ थोड़ा सा नमक कम डाल दिया, क्लाइंट ने कुछ भी नहीं बोला, आप इरिटेट हो जाते हो क्योंकि आपने अपनी भावनाओं पर काम ही नहीं किया। और लोग इस पे बात ही नहीं करते, इनको लगता है तो छोटी सी बात है। नहीं मेरे भाई, आप अपने डीएनए पर असर डाल रहे हो। आपके पास एक क्लैरिटी, एक इतनी सी भी क्लैरिटी नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है। लिख के दे देता हूँ मैं, इतना भी लोग नहीं बता सकते कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। क्योंकि वो हर बात को जज करते हैं एथिक्स के साथ, हर चीज़ को, छोटी सी छोटी चीज़ को वो इतने ज़्यादा सिंसियरिटी में लेके जाएंगे जो है नहीं उनके पास, तो कंफ्यूज हो जाता है ब्रेन। जितना ब्रेन कंफ्यूज है उतने आपके ऑर्गन्स डिस्टर्ब होंगे। फिर भी आपने बोला सोल्यूशन, सोल्यूशंस का बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन अगर आप करना चाहें इसे, तो हम इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली करते हैं। पहली बात यह है कि आज से एक नियम बना लीजिए कि थोड़ा ठहर जाइए। इस सॉल्यूशन का नाम है पांडव। ठीक है, पांडव में क्या होता है? पॉज। हम इतने ज़्यादा फास्ट हो गए विरल भाई, हमें हर काम में जल्दबाजी है। खाना खाने में, नहाने में, पहले हम नहाते थे तो मज़ा लेते थे या नहीं लेते थे? आज अच्छे से अच्छा बाथरूम बना लिया आपने, 2 मिनट में फास्ट, फ्लाइट निकल जाएगी भाई जल्दी कर। हमें पता ही नहीं। खाना खा रहे हैं, ईमानदारी से ये नहीं पता था कि खाने के अंदर हींग डला या नहीं डला। हींग की सबसे ज़्यादा स्मेल होती है, वो भी लोगों को नहीं पता लगती। तो यानी कि हमने फास्ट हो गए। तो बॉडी जब तक स्लो डाउन नहीं होगी, और क्योंकि न्यूरो साइंस की रिसर्च कहती है दिमाग को एक बार में एक काम समझ में आता है। डॉक्टर रायटा कावाशिमा ने इस पर बहुत बड़ी रिसर्च की है, जापान के न्यूरो साइंटिस्ट ने, कि ब्रेन को एक बार में एक ही काम समझ में आने वाला है। तो आप उसको अप्लाई कीजिए ना अपने, तो आप पॉज लीजिए। यानी कि कभी भी आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो जब तक आप पॉज नहीं लेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पॉज लेने से क्या होगा? जब आप नहा रहे हैं थोड़ा सा ठहर जाइए, खाना खा रहे हैं थोड़ा सा ठहर जाइए, बात कर रहे हैं थोड़ा सा सोच के बोलिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ये अचानक नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। जब आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एब्सोल्युटली। ये बातें सुनने में मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर सपोज करो कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि मेरे ऑफिस पे कोई बॉस चिल्ला रहा है मुझ पे, मैं यहाँ पर बैठ के, मेरी गलती नहीं है फिर भी सुन रहा हूँ, एक लेवल तक कंट्रोल होता है लेकिन बाद में वो गुस्सा निकल ही जाता है। ओके, बात आपकी सुनने में अच्छी लगती है लेकिन वो प्रैक्टिकली इसको डुएबल। प्रैक्टिकली कर लेते हैं। मान लेते हैं आपको बॉस आप पे चिल्ला रहा है और आपको लगता है अब नहीं सुना जाएगा, अब तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, मैं तो इसको गाली दे दूंगा, ऐसे ही तो होगा। अब मान लो उसके बाद पता है आपको कि आपकी लाइफ स्टेक पे आ जाएगी, आपके घर में खाना नहीं मिलेगा, आपके बच्चों की फीस नहीं जाएगी, आपके घर का किराया नहीं दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तब आप तो रुक जाएंगे। या स्टेक पे ये लगाओ कि मेरे सपने हैं, मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, मेरा एक विजन है, ये चीज़ तो मैं झेल लूँगा क्योंकि मेरे को उसके लिए फंड चाहिए, और जब तक मेरे को नौकरी सपोर्ट दे रही है, मेरे माँ बाप का इलाज चल रहा है, मेरी वाइफ का इलाज चल रहा है, तो मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। तो आपकी सारे इमोशंस बेस्ड इस बात पे होते हैं कि इसके स्टेक पे क्या लगा हुआ है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अब ये लगेगा कि मोटिवेशनल टॉक है, नहीं मेरे भाई। जब भारत के लिए इंडियन टीम खेलती है, चाहे वुमेंस की हो चाहे किसी की भी हो, क्या उनके घर में प्रॉब्लम नहीं होती? स्टेक पे क्या लगा है? जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में हर चीज़ वो एंजॉय की है? मुकेश अंबानी की सारी चीज़ों पे रहता है,
वो भी तो देखता है ना स्टेक पे क्या लगा है। तो आप इसलिए आप इतनी आसानी से बात कह पाते हो क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं आगे का। जो हमारे पांडव में अगला ए है, ए क्या है, एम्बिशंस हैं क्या। मुझे एक बात बताओ विरल भाई, आपका एक अपना एक इंस्टीट्यूट है जिसकी आपने अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं, आपका एक कैफेटेरिया, आपका एक विजन है, उस एम्बिशन में छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो क्या? अगर वो एम्बिशन हटा दूं, अब डिस्टर्ब हो गया नहीं हो गए? लोगों के पास कितने एम्बिशंस हैं लिख के बता दो। तो ठहरता है तभी एम्बिशंस दिखते हैं। जब एम्बिशंस ही नहीं दिखते तो आपको छोटी बातों पे गुस्सा होना स्वाभाविक लगेगा, ठीक है ना। तो आप जब बात हम करते हैं श्री राम जी की, तो जब उनके पास बड़ा टास्क है भाई माता सीता को लेकर आना, वो छोटे चक्रों में पड़ रहे हैं क्या? नहीं ना। वो हर व्यक्ति से भी काम करवा पा रहे हैं क्योंकि एम्बिशन बड़ा है। तो हमारा एम्बिशन छोटा है इसलिए हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो रहे हैं। और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, रियलाइज़ हो जाएगी, उतनी जल्दी इससे बाहर आ जाएंगे। सर ये बात है, अगेन वापस मैं बोल रहा हूँ कि क्या स्टेक पे लगा है, फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दिमाग वो तभी तो सोचता ही नहीं है ना। तभी तो गुस्सा आया, तभी तो खाली रिएक्ट पे होता है। बाद में जब भी शांत होंगे तभी समझ में आता है कि अरे यार ये गलत हो गया। एग्रीड, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो देश चलाते हैं, आपने कभी देखा है एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन लड़ लिए, गंदी गंदी गालियाँ दे दी, उसके बाद जब सरकार बनाने की बात आती है वो कहाँ गया? अगेन सारा गेम इमोशंस का है, सारा गेम इमोशंस का है। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। अभी यूएसए की बात है, एक फादर के ऊपर छत गिर जाती है, तो 1400 किलो से ऊपर की है, 2 छोटी छोटी बच्चियों ने वो छत उठा दी। क्यों? क्या स्टेक पे लगा हुआ था? फादर। अच्छा, वही सेम बच्चों को बाद में फिर वो टास्क करवाया गया, अब उठा दो, नहीं उठा। क्यों? क्योंकि सामने दिख रहा था। तो आपके सपने अगर आपके सामने नहीं, कहना बहुत आसान है, करने वाले तभी तो 1% लोग हैं। 99% लोगों के पास एक्सक्यूज हैं विरल भाई। 1% लोग ही तो हैं जो दुनिया चला रहे हैं। किसी भी कंट्री को उठा लो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उठा लो, किसी भी परिवार में उठा लो, 1% लोग हैं जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं। कंट्रोल नहीं कहूँगा, सप्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलेट कर लेते हैं। तो फिर वो एक इतिहास रच देते हैं, चाहे कितने भी आपके आसपास हो। बाकी तो फिर 99% लोग हैं, उसका तो फिर वर्कशॉप चलती हैं, पैसे भरो, वर्कशॉप में आओ, सोल्यूशन ढूंढो, सीधी सीधी बात है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नहीं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि खाली 100 में से 1% है जो प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि वो सीरियस है, उसके पास एम्बिशंस है, वो ठहरता है। ए फॉर एम्बिशंस है। फिर एक उसके बाद एक अगला भी पांडव में एन है। एन है नीड्स। नीड्स क्या होती हैं? आपको अच्छा भला पता है, आपका धंधा बढ़िया चल रहा है, मुझे मेरा भला अच्छा भला पता है। मेरे एम्बिशंस है कि मैं चाहता हूँ कि भारत के हर व्यक्ति तक पहुँचूँ, 10 लाख लोगों तक पहुँचूँ, या किसी का कुछ भी 100 करोड़ का हो सकता है। लेकिन मेरी नीड क्या है? मैं जो कर रहा हूँ ना भाई, उसमें मज़ा आ रहा है, मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मेरी फैमिली ठीक चल रही है। तो मेरी नीड और एम्बिशन में फ़र्क जब क्लियर दिखता है तो फिर मेरे क्या एंजाइटी नहीं होती, मुझे वो अटैचमेंट वाला फोमो क्रिएट नहीं होता। यार मैं यहाँ नहीं गया तो, मुझे यहाँ नहीं बुलाया तो मैं तो गायब हो जाऊँगा। तो फोमो कब ख़त्म होता है? जब आपको आपकी नीड पता होती है, जब आपको नीड बेसिकली एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है, ये मेरी ज़रूरतें हैं, ये मेरा एम्बिशन है, यानी कि ये मेरा विज़न है, और उससे पहले मैं ठहर रहा हूँ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप है। तो आप नेचुरली कैसे हो जाते हो? समभाव में हो जाते हो, नेचुरल। और सिखाया क्या गया शुरू से? ये आपके सवाल भी क्यों है विरल भाई? हमारे ये इसको बोलते हैं न्यू नॉर्मल। हमने नॉर्मली मान लिया गुस्सा होना, पहले कहाँ था भाई? करेक्ट। तो हमने इसको इतना नेचुरल ले लिया कि गुस्सा नहीं हुए। गाड़ी ठुकेगी तो मैं बोलूँ नहीं इसको, मुझे कोई गाली देगा तो मैं बोलूँ नहीं आगे ना भाई। हमारे शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, रिएक्शन तो कभी था ही नहीं हमारे पास। हमारे को तो शुरू से एक बात सिखाई हुई है, फॉरगिव, माफ़ करना। पहले अपने आप को करो, फिर दूसरे को करो। तो फिर ये बात गया इसलिए आगे क्योंकि हमने पिछले कई 100 सालों से अब ये देख लिया कि लड़ना है और गुस्सा करना है, और वो नेचुरल है। अमेजिंग अमेजिंग सर, बहुत बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपने कंक्लूजन देते हुए सारे आंसर्स दिए। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहता हूँ। जब हम ब्रेन पावर की बात करते हैं, दिमाग के पावर्स की बात करते हैं, तो सब लोग आइडियल मानते हैं इलॉन मस्क, स्टीव जॉब, मतलब वो जिस लेवल का सोचते हैं, जिस लेवल के कहा जाता है कि सुपर पावर्स उनके पास हैं, क्या उनका सोचने का तरीका या क्या उनके ब्रेन के पावर्स सच में हमसे अलग है? अगर हाँ तो कैसे अलग है? मतलब वो अल्फ़ा, बीटा, थीटा क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे वो अलग है हमसे, थोड़ा बताइए। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है भाई। पहली बात तो विश्व में 800 करोड़ लोग हैं, सब अपने अपने आप के अंदर काबिलियत लेके पैदा हुए हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना सा है, कोई अपनी काबिलियत को देख लेता है तो वह एलोन मस्क बन जाता है, सचिन तेंदुलकर बन जाता है, विराट कोहली बन जाता है, नरेंद्र मोदी बन जाता है। जो नहीं देखता है वो एक आम व्यक्ति बन जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है। अब देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उसका नेचुरल पैटर्न भी होता है। जैसे अब स्टूडियो का एक साइज़ है, मान लीजिए ये 15x20 का स्टूडियो है, कोई नेचुरली 40x40 का स्टूडियो है तो उसके पास साइज़ बड़ा है। तो जितने भी ऐसे लोगों को देखा है, चाहे स्टीव जॉब्स हैं, एलन मस्क हैं, या आपका बिल गेट्स हैं, तो नॉर्मली ये लीक से हट के सोचते हैं। अब लीक से हट के सोचने के लिए आपको फ्रंटल कॉर्टेक्स चाहिए होता है, जहाँ पर एक पैटर्न आता है, रेडियल पैटर्न बोलते हैं इसको हम, जिससे आपका तरीका ही चेंज हो जाता है। आप हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, रैशनल थिंकर बोलते हैं इन्हें। तो पहली बात तो ये वो लोग हैं जो रैशनली सोचते हैं। फिर भी जब आप पैटर्न्स की बात करते हैं, आपने तरंगों की बात करी, हमारे शरीर से एक आभा मंडल निकल रहा है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। गामा वो जगह है जहां आप बियॉन्ड लॉजिक सोचते हैं। तो नॉर्मली ऐसे में गामा पाया जाता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है। जितने में विश्व में पीक परफॉर्मर हुए हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ ऐसा, जैसे कोई बुर्ज खलीफा से कोई कूद सकता है क्या? जिगर चाहिए ना। कोई क्या स्काई डाइविंग कर सकता है क्या? कोई एक 4 फुट की चारदीवारी से कूदने से डर रहा है और कोई बुर्ज खलीफा से कूद रहा है। कोई ऊपर से स्काई डाइविंग कर रहा है, कोई पानी से जाने में डरता है और कोई समंदर की गहराई में जाकर डीप डाइव कर रहा है। कैसे? वो अपने पीक परफॉर्मेंस पे गए। तो ऐसे को जब चेक किया जाता है तो उनके पास गामा पाया जाता है। गामा एक वो तरंग है जो आपको बियॉन्ड लॉजिक, आपकी असली पोटेंशियल को देखने की ताकत देती है। तो ये सब तरंगों का काम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबके पास एक कॉमन पाया जाता है, वो है ठहराव, पॉज। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कितना आप शांत रख पाते हो एडवर्स सिचुएशन में। टेस्ट तो तभी है भाई, जब सब सही चल रहा हो तो टेस्ट थोड़ा ना होता है। टेस्ट तो तब होता है ना जब आपकी लाइफ में थोड़ा सा टफ सिचुएशन आता है। तो ठहराव आपको क्या करता है, आपके अंदर वो गामा क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है, क्योंकि आप अल्फा पे आते हो। फिर जब आप रात को सोने जाते हो तो आप जब ठहरे हुए हो, समभाव में हो, इमोशंस रेगुलेटेड हैं, कोई मन में दर्द नहीं है, तो आपको थीटा मिलता है। अब थीटा क्या करता है? जो आप सोच रहे हो मैनिफेस्ट करने की ताकत, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन करने की ताकत उसमें। अब मैं रात को ये सोच के सो रहा हूँ कि मेरी तो लाइफ ख़राब है, तो थीटा में क्या गया? लाइफ ख़राब है। वो सारे इवेंट याद दिलाता है। बचपन में तेरे भाई ने तुझे गाली दी थी, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के चली गई थी, उसने तेरे को चीट किया था, उसने तेरे पैसे खा लिए थे, उसने तेरे साथ ये किया था। तो रात को प्रोसेस वही हुआ, अगले दिन वही, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जो खाओगे वो निकलेगा। थीटा में ये गया, यार मेरा आज अच्छा पॉडकास्ट गया यार, इस बहाने एक अच्छे व्यक्ति से मिल लिया, मेरे को लोग कितने अच्छे मिलते हैं, मेरे सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। अब अगले दिन थीटा में क्या आया? सब कुछ अच्छा है। फिर थीटा के बाद आता है आपका बढ़िया डेल्टा। जैसे सपने आते हैं, सपने भी दो तरह के, मतलब दो तरह की स्लीप होती है, रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप। फिर आप गहराई में जाते हो जहाँ आपकी बॉडी अपने आप हील हो रही है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, तो आप पूरा डीप स्लीप में चले गए, आपकी स्किन भी नई बन रही है, डेल्टा। फिर आता है जब आप पूरे तरह से समभाव में हो तो गामा क्रिएट होता है। तो गामा आपको उस फोकस पे ले जाता है जहाँ आप अपनी लिमिट्स के बाहर देखने की ताकत रखते हो, जो जैन मॉन्क्स में पाया जाता है या हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों में पाया जाता है। तो वहाँ से आता है। तो इसको आप ट्रेन करके सीखा जा सकता है, कोई भी कर सकता है इसे। तो मैं अपने दिमाग को कैसे ट्रेन कर सकता हूँ कि मेरा दिमाग भी इलॉन मस्क के जैसा चलने लगे? इसका बहुत आसान तरीका है भाई। सिस्टमेटिकली अगर आप चलते हैं तो अगर आपको लॉजिकल ब्रेन तेज करना है तो उसके लिए तो सूडोको हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसपे आप लॉजिकल, लूडो खेलना है, चेस खेलना है, उससे आप तेज कर सकते हो। ये तो हुआ आप ब्रेन की ट्रेनिंग की बात कर मतलब रहे आप ये कहते हो कि इलॉन मस्क सुडोकू और सांप सीढ़ी खेलता होगा? सूडोको तो खेलते हैं, आप उनको अगर पढ़ेंगे तो वो बहुत सारे लॉजिकल गेम्स खेलते हैं और नेक्स्ट लेवल के खेलते हैं वो, आप चेक करेंगे तो। दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने ऊपर क्या काम करते हैं। अगर आप उनका पूरा बायोग्राफी पढ़ लें तो जितना उन्होंने अपने ब्रेन पे काम किया है, जितना अपने ब्रेन का टेस्ट करवाया है उन्होंने, जितना उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में लेके आए हैं, जिसमें मेडिटेशंस हैं, जिसमें उनकी ब्रेथ प्रैक्टिसेस हैं, वो नेक्स्ट लेवल के हैं। जबकि वो व्यक्ति जो ऑटिस्टिक है, जिन पे लेबल लगा हुआ है, जिनको बताया गया था कि बच्चा सही नहीं है, ऑटिस्टिक के सिम्टम्स है इसके अंदर, वो अपने एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करके इतना रैशनल सोच पा रहा है, इतना कॉन्फिडेंस, वो कहाँ से आया? वो आप अपने, अच्छा खाली आप एलोन मस्क क्यों ले रहे हैं? बाकी आसपास के लोग, आपके या आपके घर के आसपास कितने लोग होंगे जो गरीबी में पैदा हुए और आज अच्छा खासा काम कर रहे हैं? उनके पास एक्सक्यूज़ नहीं था क्या? कुछ तो उन्होंने भी किया होगा स्टैंड आउट करने के लिए। तो वो क्या कॉमन है? वो कॉमन है आपका देखने का नज़रिया। वो कहाँ से पैदा होता है? एक ही घर में 2 बच्चे पैदा हुए और एक ने बोला कि एक को दारू की आदत लग गई और एक ने बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी।
मैंने मेरे पिता को रोज़ देखा दारू पीते हुए, मुझे लगा यही तरीका है, तो मैं भी दारू पीता हूँ क्योंकि मुझे कुछ मिला ही नहीं बचपन में। एक कहता मैं ज़िंदगी में दारू नहीं पीऊँगा। क्या फ़र्क था दोनों में? दोनों में ब्रेन का फ़र्क था। मैं ज़िंदगी में दारू नहीं पीऊँगा, अपनी माँ को वो हर सहूलियत दूंगा जिसकी वो लायक है। तो मैंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत शानदार तरीके से सर समझाया। और आज शायद टाइम हमारे पास कंस्ट्रेंट है, इसलिए मेरे बाकी और भी बहुत सारे सवाल थे जो शायद रह गए। हम इतने महीनों बाद आज मुझे मौका मिला आपसे मिलने का। मैं चाहता हूं कि अगर आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई, आप अभी ये मौका मुझे एक और बार दो। कैसे दे सकते हो? तो कमेंट में लिखो कि सबसे बेस्ट लर्निंग आपका क्या था। और सर हम एक टारगेट रखते हैं कि अगर 1000 लोगों ने नीचे कमेंट किया है तो मैं समझूंगा कि मेरी ऑडियंस को ये सारी चीज़ें पसंद आई है। और फिर से वो मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि वापस से सर को बुलाओ। तो सर एक पहले ही परमिशन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्म पता है कि इतने कमेंट्स तो आ ही जाएंगे और इतने लोग हमें प्यार देने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और सच में बहुत सारी चीज़ें आज सीखने मिली मुझे। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, बहुत मज़ा आया। और आपके क्वेश्चन रियली ऐसे थे कि जिसपे ऑडियंस को हम कुछ गाइडेंस दे पाए। वो तो बाकी ऑडियंस का प्यार बताएगा कैसा है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।